गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ हर्षा और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हर्षा, उसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे डिवीज़न ऑफ द एम्पायर। हर्ष का जो एम्पायर जो था उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया था। हर्षाज एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू भुक्तीय और विषय एक्सेट्रा। टिक लगाना है। हर्ष का जो एम्पायर जो था उसको भुक्ति और विषय में डिवाइड किया गया था। द भुक्तियाज वर द पार्ट ऑफ प्रोविंस। In the description of Madhuban and the Bankheda, the term Bhuktiyas has been described, which may be understood as a district in modern context. जैसे आज का हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम देखें हम पर्टिकुलर जैसे इंडिया को, तो इंडिया को स्टेट्स में डिवाइड किया गया है। डिवाइड को फिर फर्दर डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया है। डिस्ट्रिक्ट को अगर आगे बात करें तो सब डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड है। तो आज का जो डिस्ट्रिक्ट जो है उसी तरह से हर्ष के टाइम पर जो था वो भुक्ति था। क्या था? भुक्ति। तो भुक्ति जो था वो प्रोविंसेस का ही एक पार्ट था। उन प्रोविंसेस के पार्ट को भुक्ति कहा जाता है। तो भुक्ति जो कि प्रेजेंट डे में डिस्ट्रिक्ट के बिल्कुल पास कह सकते हैं हम इसको। और भुक्ति वॉज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट विशेष। भुक्ति को फिर अलग अलग विशेष में डिवाइड किया गया था। परहैप्स विलेज एडमिनिस्ट्रेशन वाज इन द हैंड ऑफ मुखिया हु वाज कॉल्ड एज द Gramaksh Patlik. Services of several recorders named Karnik were available to him for help. तो अगर हम जीरो से स्टार्ट करें, जीरो से मीन्स बिल्कुल लो लेवल से स्टार्ट करें तो सबसे नीचे जो था वो मुखिया होता था, जिसको ग्रामक्ष पटलिक कहा जाता था। गांव से ऊपर विषय होते थे और विषय से ऊपर भुक्ति होती थी और सभी भुक्तियों को मिलाकर फिर क्या कहा जाता? प्रोविंस। समझ में आ गया? सबसे नीचे विलेज लेवल का जो हेड होता था उसको मुखिया या ग्रामक्ष पटलिक कहा जाता था। उससे ऊपर जो था वो विषय और विषय से ऊपर भुक्ति और भुक्तियों से मिलकर उसका प्रोविंस बना हुआ था। ऐसा नहीं कि उसका पूरा एम्पायर बना हुआ था। और जो लोकल जो सर्विसेज जो थी उसमें हेल्प करने के लिए जो अधिकारी जो होता था उसको कर्णिक कहा जाता था और वो रिकॉर्ड रखने का काम करता था। टैक्स की डिस्क्रिप्शन ऑफ 3 टाइप ऑफ टैक्सेस भाग, हिरण्य एंड बाली आर फाउंड। बलि भी कह सकते इसको। बलि आर फाउंड इन द इंस्क्रिप्शन। ठीक लगाना। हर्ष के टाइम पर कौन कौन से टैक्स जो थे वो कलेक्ट किए जाते थे। बेसिकली 3 तरह के टैक्स डिस्क्रिप्शन और इंस्क्रिप्शन में मेंशन किए गए हैं, भाग, हिरण्य और बलि। रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन हर्षा, भाग वाज द टैक्स levied on the land and was paid in form of materials. इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो भाग जो था वो लैंड के ऊपर कलेक्ट किया जाने वाला एक टैक्स था और उसको किस फॉर्म में पेड किया जाता था? मटेरियल फॉर्म में। मटेरियल फॉर्म मीन्स हम इसको काइंड भी बोल सकते हैं। जैसे कोई ग्रेन्स हैं, कोई सीरियल्स हैं। भाग का मतलब होता पार्ट। जो लैंड जो होती थी उसके ऊपर जो भी प्रोडक्शन होता था उस प्रोडक्शन का कुछ भाग यानी कि कुछ पार्ट जो था वो एज ए टैक्स कलेक्ट किया जाता था। तो इसको हम कह सकते हैं भाग वाज अ टैक्स विच वाज कलेक्ट इन फॉर्म ऑफ मटेरियल और काइंड। काइंड मतलब वो जो भी जिस प्रकार का भी वो सीरियल या ग्रेन जो होते थे उसको उसका कुछ पार्ट जो था वो टैक्स के रूप में देना पड़ता था। द फार्मर्स एंड द ट्रेडर्स पेड द हिरण्य अ टाइप ऑफ टैक्स इन कैश फॉर्म। हिरण्य भी एक टैक्स था, वो भी फार्मर और ट्रेडर्स से कलेक्ट किया जाता था, लेकिन उसकी फॉर्म क्या थी? कैश में दिया जाता था। तो भाग जो था वह काइंड या मटेरियल के रूप में दिया जाता था, हिरण्य जो था वो कैश के रूप में दिया जाता था। परहैप्स बोट टैक्स वाज आल्सो चार्ज। मे बी पॉसिबल कि शायद उस समय बोर्ड के ऊपर भी टैक्स चार्ज किया जाता था। टैक्स ऑन द मर्चेंडाइज आइटम वाज बीइंग पेड बाय द ट्रेडर्स अकॉर्डिंग टू देयर मेजर्स एंड वेट। जो मर्चेंट्स जो होते थे, ट्रेडर जो होते थे, उनको उनके जो आइटम जो थे उन आइटम के मेजर और वेट के अकॉर्डिंग उनको टैक्स देना होता था। ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन 1/6 पार्ट ऑफ देयर कॉस्ट वाज द शेयर ऑफ देयर किंग। एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन जो होता था उसका 1/6 पार्ट जो था वह एज ए टैक्स रूलर को यानी कि किंग को पे करना होता था। देयर वाज अ प्रोविजन ऑफ कंपल्सरी लेबर टू बी इम्पार्टेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन बट देयर वाज अ क्लियर सिस्टम इन प्रैक्टिस फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस। हालांकि ये ज़रूरी था कि कुछ लेबर जो थे उनको कंपल्सरी जो एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज जो थी उसमें काम करना पड़ता था, लेकिन साथ में उनको एक फिक्स पेमेंट भी दिया जाता था। हैंसेंग हैज़ described that sovereign's land was divided into 4 parts. Out of them, the first
पार्ट वाज सिक्योर्ड फॉर स्टेट्स। हेंसियांग के अकॉर्डिंग देखें तो पूरी जो लैंड जो थी उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था। उसमें से फर्स्ट पार्ट जो था वह स्टेट के लिए रिजर्व था, सिक्योर था। द सेकंड पार्ट वाज फोकस्ड फॉर यूज ऑफ सैलरी टू द मिनिस्टर एंड द अदर स्टेट एम्प्लॉयज। सेकंड पार्ट की जो लैंड जो थी यानी कि जो भूमि जो थी उसके ऊपर जो टैक्स आता था या उसके ऊपर जो भी प्रोडक्शन होता था वो जो था वो मिनिस्टर और जो दूसरे एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरीज के रूप में उससे वहाँ से कलेक्ट किया जाता था। द थर्ड पार्ट वाज हेल्ड अप टू मीट द एक्सपेंसेस रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर ऑन पेमेंट ऑफ अवार्ड्स एक्सेट्रा। थर्ड पार्ट जो था उससे जो एक्सपेंडिचर जो होता था, जो खर्च जो होता था अवार्ड से रिलेटेड या दूसरे जो एक्सपेंडिचर जो होते थे उसके ऊपर जो एक्सपेंसेस जो होते थे वह थर्ड पार्ट की जो लैंड जो थी वहाँ से कलेक्ट किए जाते थे टू द डिजर्विंग पर्सन्स इन द स्टेट। एंड फोर्थ द लास्ट पार्ट वाज अलॉटेड टू गिव डोनेशन आर्म्स टू द फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजियस कल्ट्स इन द स्टेट। और फोर्थ टाइप की जो भूमि जो थी वहाँ से जो कलेक्शन जो आता था वो डोनेशन देने के लिए जो डिफरेंट टाइप के जो रिलीजियस स्कॉलर जो थे या रिलीजियस जो मोंग जो थे, जैसे ब्राह्मणों को भूमि दान देने की, बुद्धिस्ट मोंग, जैन मोंग या और दूसरे भी रिलीजन से रिलेटेड जो भी लोग होते थे उनको डोनेशन देने के लिए उससे कलेक्ट किया जाता था। एडमिनिस्ट्रेशन की आगे बात करते हैं, पनिशमेंट एंड द पेनल्टी प्रोविजंस। पनिशमेंट और पेनल्टी किस तरह की होती थी? हेंसियांग हैज आल्सो स्टेट दैट द नंबर ऑफ क्रिमिनल एंड रिवॉल्ट्स वाज वेरी लो। Whenever the legal provision of the state were violated, the criminals were punished and the penalties were leveled. हर्ष के अकॉर्डिंग क्रिमिनल बहुत कम थे, लेकिन जब कभी कोई जो स्टेट की जो रूल्स है उसके अगेंस्ट में जाता था या एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट में कोई काम करता था तो उनके ऊपर कुछ पेनल्टीज अप्लाई की जाती थी और उनको पनिशमेंट भी दिया जाता था। कॉर्पोरल पनिशमेंट वर नॉट एक्वॉर्टेड। द क्रिमिनल्स वर एक्सपेल्ड फ्रॉम द सोसाइटी एंड were compelled to live in forest or deserted places। हालांकि किसी को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था, लेकिन कुछ केसेस में जो क्रिमिनल जो थे उनको या तो सिटी से बाहर कर दिया जाता था, सोसाइटी से बाहर कर दिया जाता था, उनको फॉरेस्ट में या ऐसे डेजर्टेड प्लेसेस जो थे वहाँ पर प्लेस कर दिया जाता था। देयर वर प्रोविजन फॉर लिबरल पनिशमेंट एंड पेनल्टी और बोथ फॉर माइनर infringements of law, considering the gravity of violation of exciting rules etc. People were not tortured for crime। इसी तरह ऐसा कोई पनिशमेंट जो था वो लोगों को नहीं दिया जाता जिसमें उनको टॉर्चर होना पड़ता था। टेस्टिंग द नेचर ऑफ ऑफेंस बाय सुटेबल इंक्वायरीज वाज इन प्रैक्टिसेस। जैसे आज किसी के ऊपर केस होता है तो कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट जो होता है उस केस को पूरा टेस्ट करता है, तो उसी तरह से उस टाइम पर भी कोई क्राइम करता था तो उसके लिए अलग अलग इंक्वायरीज बिठाई जाती थी उस ज़माने के अकॉर्डिंग, और वो फिर उस पूरे इंक्वायरीज जो था वो उसके ऊपर पूरा देख रेख रहते थे और उसको टेस्ट करने के बाद में कोई पनिशमेंट देते थे। द एडमिनिस्ट्रेशन वाज टू हेल्प द सब्जेक्ट द पब्लिक गवर्नमेंटल रिक्वायरमेंट्स वर लिमिटेड और द गवर्नमेंट डिड नॉट इंटरफेरेंस इन पब्लिक बिहेवियर इन नॉर्मल रूटीन्स। अब हेंसियांग ने इंडिया के बारे में क्या कहा है? डिस्क्रिप्शन बाय हेंसियांग अबाउट इंडिया। हेंसियांग वाज अ चाइनीज ट्रेवलर एंड फॉलोअर ऑफ बुद्धा who visited India during the reign of हर्षा। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि हेंसियांग जो था वह हर्षवर्धन के टाइम में बार बार कहता रहता आपको, ह से हेंसियांग और हर्षवर्धन अच्छा तरीका है क्योंकि फायान भी है। फायान जो गुप्त पीरियड के टाइम पर आया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड के टाइम पर, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको, ह से हेंसियांग और हर्षवर्धन। तो हेंसियांग एक चाइनीज ट्रैवलर था, बुद्धिस्ट फॉलोवर था, उसने इंडिया की ट्रैवल की थी हर्ष के टाइम पर, वो विजिट करने आया था। He came to India for the purpose of study of Buddhism and visit related to important places. It's a philosophy and Buddhist literature in Bharat. He has given the following accounts about India. एक्चुअली में हर्ष जो था वो स्टडी के पर्पज से आया था, वो बुद्धिज्म रिलीजन को और आगे समझने के लिए, पढ़ने के लिए आया था। तो उसने इंडिया के बारे में जो कुछ भी लिखा वो उसकी इंस्क्रिप्शन में हमें देखने को मिलता है, उसका जो डिस्क्रिप्शन जो है उसमें देखने को मिलता है। हेंसियांग के अकॉर्डिंग सोशल कंडीशन क्या थी इंडिया की? The then society was divided into 4 different varnas of Brahman, Kshatriya, Vaishya and Shudra। हेंसियांग कहता है कि उस टाइम हर्षवर्धन के टाइम पर इंडियन सोसाइटी जो थी वो 4 पार्ट में डिवाइड थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। द फर्स्ट 3 वर prosperous, they paid much attention towards cleanliness. The Shudra were engaged in agriculture and service to the other 3.
There was a pressure on purity of disease and moral character. The users of onion, garlic, and non-vegetarian were ostracized, and their dwellings were out of the towns. ऑनियन और गार्लिक का यूज़ करने वाले और साथ में जो नॉन वेजिटेरियन जो थे, ऐसे लोग जो थे वो जनरली गांव के बाहर रहते थे. अब ऑनियन और गार्लिक का क्या रोल है, तो बुद्धिज्म रिलीजन और जैन रिलीजन जो है उसमें अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है. तो ऑनियन और गार्लिक जो है वो बेसिकली ऐसी चीज़ें हैं जो ज़मीन के नीचे पैदा होती हैं, उगती हैं. तो उसमें कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो उसके ऊपर रहते हैं, जिसकी वजह से ऐसा मानना था लोगों का कि कई सारे जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं जो वो हमारे पेट के अंदर चले जाते हैं. इस तरह से हम वेजिटेरियन से नॉन वेजिटेरियन हो जाते हैं. तो ऐसे लोग जो थे उनको आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ टाउन्स रखा जाता था. इंटरकास्ट मैरिजेस वर प्रोहिबिटेड. इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं होती थी. इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, द लैंड वाज फर्टाइल एंड पीपल वर वेल्थी. Coins made of gold, silver, and conch and shells were in use as a currency for transactions. Business in textile industries was prosperous. Caste system in the society was prevalent. कास्ट सिस्टम सोसाइटी में उस समय भी था. सिटीज ऑफ द ताम्रलिपि, भरूच, पाटलिपुत्र एक्सेट्रा वर डिस्टिंग्विश्ड ट्रेड एंड बिजनेस सेंटर्स. उस समय बात करें तो ये ताम्रलिपि, भरूच, पाटलिपुत्र ये सारे जो सिटीज जो थी वो क्यों फेमस थी या क्यों ज़्यादा इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ताम्रलिपि, भरूच और पाटलिपुत्र जब ये सी पोर्ट है सब, इसको हम पोर्ट सिटी भी कह सकते हैं. पोर्ट सिटी क्योंकि वहाँ पर पोर्ट के लिए फेमस थे और इसी वजह से इतना यहाँ इनका इंपॉर्टेंस था. ट्रेड रिलेशन ऑफ इंडिया विद चाइना एंड मिडिल एशिया वर एस्टेब्लिश. द क्लोथ, स्पाइसेज वर इंपॉर्टेंट आइटम फॉर एक्सपोर्ट, वेयर एज हॉर्सेज, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा वर मेन इम्पोर्ट आइटम्स. हॉर्सेस, गोल्ड और सिल्वर जो थे हम वो इंडिया में बाहर से इंपोर्ट करते थे, जबकि क्लोथ, स्पाइसेस जो थे इसको हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे. 1/6 पार्ट ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स वाज द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी पेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन. जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन होता था उसका 1/6 पार्ट जो था वो एज ए टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को पे करना होता